हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हिंदी विषय की शिक्षण विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, रीट मेंस की तैयारी में आपकी जो अलग अलग सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां हैं, तो हम हिंदी विषय की शिक्षण विधियां कंप्लीट कर चुके हैं। और हिंदी विषय की शिक्षण विधियों की ये तीसरी क्लास है एमसीक्यू की। तो इस क्लास में एमसीक्यू के माध्यम से हम ये समझेंगे किस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें और बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। और अदर सब्जेक्ट की जो हमने क्लासें ले रखी हैं, उन क्लासेज को आप जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है, ध्वन्यात्मक विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ध्वन्यात्मक विधि क्या है कि भाई बालक को बोल बोल कर अधिगम का अभ्यास कराना ही क्या कहलाता है, ध्वन्यात्मक विधि कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है, शुद्ध उच्चारण कराना, व्याकरण समझाना, अनुवाद कराना और निबंध लेखन। तो देखिए, ध्वन्यात्मक विधि में मतलब बोल बोल कर बालक को जो है वो भाषा का ज्ञान कराया जाता है, भाषा को पढ़ाया जाता है। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि बालक जो है उस विषय का क्या कर सके, शुद्ध उच्चारण कर सके। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा, ए। अगला क्वेश्चन है, वाचन विधि में शिक्षक क्या कराता है। वाचन विधि में शिक्षक क्या कराता है, केवल अनुवाद, कविता का गायन, गद्य या पद्य का पठन और अर्थ स्पष्ट करना और लेखन अभ्यास। तो देखिए, वाचन जो होता है, वाचन विधि में कोई भी शिक्षक है वो गद्य और पद्य को पढ़ाता है, पठन करवाता है और उसका अर्थ स्पष्ट कराना बताता है। तो वाचन का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि भाई केवल पढ़ लो या फिर उसका मतलब बोल लो, उच्चारण कर लो, नहीं। वाचन विधि का अर्थ ये होता है कि गद्य और पद्य का पठन करो और उसका अर्थ स्पष्ट करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड किस सिद्धांत पर आधारित है। अनुकरण सिद्धांत, तात्कालिक प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुवाद सिद्धांत और श्रवण सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि किसने दी थी। स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन विधि दी थी। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है, स्किनर है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ता है, क्वेश्चन आते हैं, आंसर आते हैं। फिर पढ़ता है, क्वेश्चन आते हैं और आंसर आते हैं। फिर पढ़ता है और इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है। तो क्वेश्चन और आंसर मतलब कि जो प्रश्न आया है उसका उत्तर तुरंत मिल लिया और विद्यार्थी स्वयं अपने उत्तर की जांच करता है। तो यह है तात्कालिक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, तात्कालिक प्रतिक्रिया सिद्धांत। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो थ्योरी में डायरेक्ट नहीं मिलते। अब ये एक समझ का क्वेश्चन है जिसको आप यदि नहीं जानते होंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्या होती है तो उसे आसानी से नहीं दे सकते। तो तात्कालिक प्रतिक्रिया सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का उत्तर तुरंत मिल जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है। विद्यार्थियों की सक्रियता कम होना, समय की बचत होना, विषय की गहराई से समझना और शिक्षक का नियंत्रण रहना। तो देखिए, व्याख्यान विधि में विद्यार्थियों की सक्रियता कम होती है, ये सही बात है और यही इसका क्या होता है, दोष होता है। देखिए, समय की बचत होती है, इसका गुण है। विषय को गहराई में समझाता है, ये भी गुण है। शिक्षक का नियंत्रण बना रहता है, ये भी गुण है। और व्याख्यान विधि में बहुत सारे बच्चों को कुछ ही समय में एक शिक्षक जो है वो आसानी से पढ़ा सकता है, क्योंकि वो लेक्चर देता है। तो यह शिक्षक प्रधान विधि है, ना कि बालक प्रधान विधि। तो यह विधि कैसी होगी, अमनोवैज्ञानिक है। कैसी है, अमनोवैज्ञानिक। और सबसे पुरानी विधि पुरातन विधि है। तो राइट आंसर इसका क्या है, ए। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षण विधि का विकास किस उद्देश्य से हुआ है। भाई, दूरस्थ शिक्षण विधि मतलब कि दूर बैठे हुए विद्यार्थी तक भी शिक्षा की पहुंची है। तो वो किस उद्देश्य से पहुंची है। शिक्षक विद्यार्थी का आमने सामने संपर्क, समय और स्थान की दूरी को समाप्त करना, केवल व्याकरण पढ़ाना और भाषा प्रयोग सिखाना। तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो दूर जो कॉलेज है वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। तो उनके लिए दूरस्थ शिक्षण विधि का विकास किया गया है, उपयोग किया जाता है। तो दूरस्थ शिक्षण विधि की विशेषता यही है कि समय और स्थान की दूरी की क्या होती है, कोई सीमा नहीं होती और समय स्थान की दूरी क्या होती है, समाप्त रहती है। इसका राइट आंसर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है, दंडान्वय विधि में शिक्षक क्या करता है। दंड देकर शिक्षा कराता है, दंड और पुरस्कार दोनों का प्रयोग करता है, संपूर्ण श्लोक का पूर्ण वाक्य में परिवर्तन करता है और केवल मौखिक अभ्यास कराता है। तो देखिए, दंडान्वय विधि क्या होता है कि पूरा जो पैराग्राफ है उसको पढ़कर और उसको एक ही बार में समझा देना दंडान्वय विधि होता है। और प्रत्येक लाइन को पढ़कर अर्थ के आधार पर और उसको बारी बारी से समझाना खंडान्वय विधि कहलाता है।
तो दंडान्वय विधि में क्या होता है, संपूर्ण श्लोक का पूर्ण वाक्य में परिवर्तन करना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है खंडान्वय विधि का उपयोग कब किया जाता है। देखिए दोनों विधि छोटा सा अंतर है इनमें, दंडान्वय और खंडान्वय में। दंडान्वय में पूरे पैराग्राफ को एक साथ पढ़ा जाता है, खंडान्वय में प्रत्येक पंक्ति वाइज वाक्य वाइज उसको पढ़ा जाता है और समझाया जाता है। कविता पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाने में खंडान्वय विधि का उपयोग किया जाता है। कविता पाठ में केवल लेखन अभ्यास में, श्रवण कौशल विकसित करने में। तो देखिए खंडान्वय विधि का जो प्रयोग है वो कठिन पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा इसका, ए। नेक्स्ट है सूत्र विधि किस प्रकार की विधि है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजन भी करेगी। व्युत्पन्न विधि, परंपरागत विधि, आधुनिक विधि और प्रत्यक्ष विधि। देखिए सूत्र विधि को निगमन विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नियम पहले याद किए जाते हैं और उदाहरण बाद में किए, और ऐसा लगातार बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, पहले हम ऐसे ही तो पढ़ते आ रहे हैं। तो सूत्र विधि क्या है, एक परंपरागत विधि है। कैसी विधि है, परंपरागत। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन इसको आप याद रखिए कि सूत्र विधि क्या है, परंपरागत विधि है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है श्रुत लेखन अभ्यास विधि में त्रुटियां सुधारने से क्या विकसित होता है। केवल लेखन, लेखन व वर्तनी शुद्धता, पठन कौशल और श्रवण कौशल। तो देखिए श्रुत लेखन अभ्यास मतलब सुनकर लिखने का अभ्यास करना। उस विधि से त्रुटियां तो सुधरती ही हैं, लेखन और वर्तनी में क्या आती है, शुद्धता आती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। क्या रहेगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन है व्याख्यान विधि का उपयोग किस विषय में अधिक किया जाता है। गणित, भाषा, साहित्य और सैद्धांतिक विषय और चित्रकला। तो देखिए व्याख्यान विधि में का उपयोग वहाँ पर किया जाएगा जहाँ पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता होती है, और जितने भी सैद्धांतिक विषय हैं, साहित्य हैं, वहाँ पर बोलने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो इसका उपयोग साहित्य और सैद्धांतिक विषयों में ज़्यादा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि की सबसे बड़ी कमी क्या है। यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है, ग्रामीण क्षेत्र में कठिन होती है, समय की बचत करती है और अनुवाद को प्रोत्साहन देती है। देखिए प्रत्यक्ष विधि जो होती है वह किसी भी भाषा को उसी भाषा की तरह ही सिखाना क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय नहीं बनाती, सक्रिय बनाती है। लेकिन इसका ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रयोग है वो क्या होता है, कठिन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि में समय की बचत जो है वो ज़रूरी नहीं है कि भाई समय की बचत हो, और अनुवाद को प्रोत्साहन देती है। तो ये अनुवाद को भी प्रोत्साहन नहीं देती। तो ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है समवाय विधि किस पर आधारित होती है। विश्लेषण, संश्लेषण, तुलना और अनुकरण। ये भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। समवाय विधि का दूसरा अर्थ होता है सहयोग विधि, और सहयोग जब बालक जो है वो बालक और शिक्षक एक दूसरे का सहयोग करते हुए पढ़ाई करते हैं, अधिगम करते हैं, तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं, समवाय विधि बोलते हैं। यानी कि किसी भी विषय वस्तु के संश्लेषण पर आधारित है। किस पर आधारित है, संश्लेषण पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला क्वेश्चन है दल शिक्षण विधि में विद्यार्थी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। आयु और क्षमता के अनुसार, केवल आयु के अनुसार, केवल लिंग के अनुसार और केवल रुचि के अनुसार। तो देखिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोर बेटर आंसर आपको कौन सा लग रहा है, आयु और क्षमता के अनुसार। तो यही इसका राइट आंसर है, आयु और क्षमता के अनुसार दल शिक्षण विधि में विद्यार्थियों को बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है ध्वन्यात्मक विधि का उपयोग किस स्तर पर सबसे उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा स्तर। तो देखिए ध्वन्यात्मक विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि छोटा बालक जो है वो जितना सही उच्चारण करेगा उतनी ही जल्दी भाषा को सीख जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ए। नेक्स्ट है रसास्वादन विधि से क्या विकसित होता है। भाषा प्रयोग कौशल, सौंदर्य बोध व साहित्य रुचि, अनुवाद कौशल और लेखन कौशल। देखिए रसास्वादन विधि से सौंदर्य बोध और साहित्यिक रुचि विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। क्या रहेगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन है भाषा प्रयोगशाला विधि में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, हेडफोन, ब्लैक बोर्ड और चौक, चित्र और चार्ट और केवल पुस्तक है। तो देखिए भाषा प्रयोगशाला विधि में जितने ज़्यादा उपकरण होंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर और हेडफोन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मेथड, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर मेथड। देखिए ग्रामर मेथड को तो व्याकरण विधि कहेंगे, डायरेक्ट मेथड को प्रत्यक्ष विधि कहेंगे, लेक्चर मेथड को व्याख्यान विधि कहेंगे और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अन्वेषण कहेंगे। तो व्याख्यान विधि को क्या बोलते हैं, लेक्चर मेथड। इसका राइट आंसर क्या है, बी।
नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा का सबसे उपयुक्त माध्यम है मोबाइल, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, पुस्तक और कॉपी, ब्लैक बोर्ड और चौक और समूह चर्चा। तो देखिए दूरस्थ शिक्षा का सबसे उपयुक्त माध्यम है मोबाइल, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई, मोबाइल, रेडियो, टीवी और इंटरनेट। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि, व्याख्यान विधि, व्याकरण अनुवाद विधि और परिस्थिति के अनुसार विद्यार्थियों का मिश्रण। देखिए वैसे यदि पूछा जाए कि हिंदी की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो प्रत्यक्ष विधि सर्वोत्तम विधि होती है। लेकिन यदि कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि भाई विधि को, प्रत्यक्ष विधि को भी बदलना पड़ जाए और परिस्थिति के अनुसार हम किसी अन्य विधि का प्रयोग करने लग जाए, तो उसे हम ज़्यादा सर्वोत्तम मानेंगे। तो परिस्थिति के अनुसार विधियों का जो मिश्रण करना होता है वही सर्वोत्तम विधि होती है। इसका राइट आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? केवल एक विधि का प्रयोग, मिश्रित विधि, अनुवाद विधि और दंडान्वय विधि। तो देखिए मिश्रित विधि मतलब एक विधि के साथ साथ अन्य विधियों का प्रयोग करना, अन्य प्रविधियों का प्रयोग करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस तीसरी क्लास में टीचिंग मेथड हिंदी के शिक्षण विधियों के प्रश्नों को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं ये जो सीरीज चल रही है आपके अध्ययन के लिए कितना उपयोगी साबित हो रही है और आपको कैसी लग रही है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो और अन्य विषय की जो क्लासेज हैं उनको आप देखिए। निश्चित रूप से आपकी तैयारी को वो स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपको रीट मेंस की जो परीक्षा होगी उसके लिए प्रिपेयर करेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। नमस्कार, धन्यवाद।